हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स। मैंने एसएससी सीजीएल 3 बार क्रैक करा है और सिलेक्शन लिया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर आपको सीजीएल 2025 के लिए एडिक्विटी पैटर्न स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप मेंस में मैक्सिमम स्कोर करो और अपनी ड्रीम जॉब पा सको। तो एज ऑल ऑफ यू नो कि सीजीएल प्री सिर्फ अब क्वालिफाई है, तो मेंस में आप जितना ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, आपको पोस्ट एलोकेट होगी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका टारगेट स्कोर कैसा होना चाहिए और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आउट टेस्ट कैसे देना है, एनालिसिस कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, एवरीथिंग। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, डेफिनेटली इससे आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। तो आपको पता होगा कि मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज है इसमें। इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट जीएस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का है, और नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब आपको एक क्वेश्चन ठीक करने पर 3 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर आपका 1 नंबर जो है वो कट हो जाएगा। अगर आपका सपना है ऑफिसर बनने का, इंस्पेक्टर बनने का, और वो भी अपनी होम पोस्टिंग के साथ, तो उसके लिए आपका स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। इसका हम टारगेटेड स्कोर मान के चल रहे हैं 340 आउट ऑफ 390। आपका स्कोर 340 के आसपास होना ही चाहिए अगर आप इन पोस्ट को टारगेट कर रहे हो, और वो भी अपनी होम पोस्टिंग। कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट होगा कि हमारे नंबर जो है वो 135, 130, 120 आए हैं, तो हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको मेंस की तैयारी जरूर करनी चाहिए और बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। आप 2026 में भी सीजीएल देने वाले हो, तो उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए आपने जहां से भी पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है, आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप उसको गो थ्रू करो, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, उसको बार बार करो, ताकि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो आपका स्किप ना हो। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट देना है आपको मैथ्स का। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो या फिर आपसे नहीं बन रहा है, तो वो क्वेश्चन और प्लस उसका चैप्टर आप वापस से करो, और जब वो पेपर में क्वेश्चन आएगा या उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसमें दिक्कत ना हो। और एक मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन, क्योंकि जो अभी एडिक्विटी पैटर्न के जो पेपर हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, उनमें कैलकुलेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैथ्स का जो पेपर है वो कैलकुलेटिव है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप उन क्वेश्चन में कम टाइम लगाओ। आपको 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। सपोज करो कोई मैथ्स बैकग्राउंड का होगा या फिर जिसको लगता है कि मेरी मैथ अच्छी है, तो 1 गो में आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप उसी पर बैठ जाओ कि नहीं कैसे नहीं बन रहा, ये तो मैं करके रहूंगा, ठीक है। उसके पीछे आप बहुत ज्यादा टाइम खराब कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का एक तरीका होता है, आर्ट ऑफ स्किपिंग भी इसमें आता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आप बना सकते हो और कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है उस टाइम के लिए। उससे नेक्स्ट आ गया रीजनिंग। रीजनिंग में जो स्टेटमेंट अजम्पशंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी थोड़े ट्रिकी आ रहे हैं। एनालॉजी हो गई, सीरीज पजल वाले क्वेश्चन हैं, वो भी थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आ रहे हैं, तो उनको आप थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। रीजनिंग में भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि नहीं मुझे तो पूरी रीजनिंग आती है, मेरे तो रीजनिंग में सारे क्वेश्चंस ठीक होते हैं, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। जो क्वेश्चंस में आपको थोड़ा डाउट होता है या फिर कभी कभी जो गलत हो जाते हैं, मॉक देते टाइम उस क्वेश्चंस को आप थोड़ा अच्छे से करो, और जो नहीं बन पा रहा है उसका रिविजन करो अच्छे से, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। अदरवाइज रीजनिंग में बहुत कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश इसमें सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट, 135 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, PQRS है, क्लोज टेस्ट है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अभी से आपको अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए आप बैंकिंग में जो एग्जाम होते हैं उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें काफी अच्छे लेवल का पैराग्राफ, मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एसेज, PQRS वहां पे आते हैं, तो आप उनसे प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा और थोड़ा डुएबल हो जाएगा। इंग्लिश में वोकैब के लिए आप क्या कर सकते हो कि जहां से भी आपने किसी बुक से या फिर किसी टीचर के नोट से आप पढ़ते हो, आप पहली बार में उसको रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वोकैब है जो आपको आ रही है, कौन सी में आप अटक रहे हो या फिर आपको याद नहीं है, तो उसको हाईलाइट कर सकते हो, या फिर कहीं किसी पेज पे आप लिख सकते हो कि जब भी आपको टाइम मिल रहा है दिन में तो आप एक बार उसको रीड कर लो। तो वो धीरे धीरे 2 से 4 बार जब आप उनको रीड करोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। तो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो आप याद कर लो। उसके बाद उसके जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं एरर के या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, आप वो करो। ग्रामर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इंग्लिश में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS और वोकैब पर। और नेक्स्ट में बात करती हूँ जीएस, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। इसका जो वेटेज है वो है 75 मार्क्स का।
जब से वेंडर चेंज हुआ है तो जीएस के काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू होते हैं वो आप सोल्व कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब के चैनल पर आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी कि जैसे हिस्ट्री की होगी, हिस्ट्री की 5-6 घंटे की मैराथन, उसके बाद पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, तो आप उनको अगर 1 से 2 बार देखोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे वहां से। ठीक है, सपोज करो आप फर्स्ट टाइम हिस्ट्री की मैराथन क्लास देख रहे हो तो आप उसको नॉर्मल स्पीड पर देखो, दोबारा आप देखोगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लो आपके अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे आपका कम टाइम में आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। और मैंने जीएस के एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक वीडियो बनाया था। ठीक है, और स्टेनो में उसमें काफी क्वेश्चन आए हुए थे, उसी के इर्द गिर्द पूछे गए थे क्वेश्चन भी। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास एक कमेंट आया कि मैम इसमें आपने क्या अलग से बता दिया, ये तो बेसिक टॉपिक्स है या फिर कॉमन टॉपिक है जिनको एसएससी बार बार पूछता है। जब मैं सीजीएल की प्रिपरेशन करती थी तो सबसे ज्यादा मैं जीएस से डरती थी। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस मैं जीएस पढ़ रही हूँ 1.5-2 साल से, मैं काफी टाइम से जीएस के टच में हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कॉमन टॉपिक होते हैं, जो बेसिक टॉपिक, जैसे सपोज करो पॉलिटी हो गया तो फंडामेंटल राइट हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रेसिडेंट से रिलेटेड या फिर आपातकाल जो इमरजेंसी होते हैं उससे रिलेटेड, तो इन्हीं के आसपास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हो गया मुगल अंपायर आ जाएगा, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम फाइटर हो गए, उनके जो मूवमेंट थे इंपॉर्टेंट, वो गांधी जी और उनके फिर इंपॉर्टेंट और उन्होंने क्या क्या चीजें करी थी, ये सब। ठीक है, तो घूम फिर कर यही चीजें आती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो बिल्कुल बेसिक चीजें होती है उनको छोड़कर हम दूसरी चीजों में ज्यादा फोकस करते हैं कि यहाँ कि जीएस में मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं ये सब, और इनके चक्कर में जो हमारे जो बेसिक क्वेश्चन वो गलत हो जाते हैं और वहीं से हम सिलेक्शन में बाहर हो जाते हैं। मैं सीजीएल की तैयारी कर रही थी तो मैंने जो यूट्यूब पे जो क्लासेस होती है करंट अफेयर्स की, मैंने वो भी लेके देख ली, मैंने पीडी से भी पढ़ लिया, बट करंट अफेयर्स नहीं पता कहाँ से भी आ जाते हैं। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन होता है या फिर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो हम उनमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के। तो ये तो हो गया कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट में किस किस चीज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेंस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि आपको रिवीजन करना है। आपको बहुत ज्यादा अपना जो टाइम है अभी पढ़ाई का वो सिर्फ रिवीजन पर देना है। ठीक है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर कुछ चीज हाईलाइट कर रखी है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने किसी नोटबुक में लिखे हुए हैं, तो सब कुछ आपको रिवीजन करना है। प्लस आपको एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी 70 से 80% अभी तक हो चुकी है तो नई चीजें कुछ मत पढ़ो, सिर्फ एक मॉक टेस्ट आप पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड दो और एक मॉक आप जो एडुकेटिव पैटर्न है उसके बेस्ड दो। ठीक है, और उसको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरी सबसे बड़ी गलती ही ये थी कि मैं मॉक टेस्ट तो देती थी लेकिन उसको एनालिसिस नहीं करती थी अच्छे से। ठीक है, जब आप एनालिसिस नहीं करते हो तो आपको यही नहीं पता चलता कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो, कितनी आपने सिली मिस्टेक कर दी, कुछ आपको मेथड नहीं आ रहे। ठीक है, कुछ आपने सिली मिस्टेक कर दी या फिर आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर आपने गलत आंसर टिक कर दिया। ये सारी चीजें तब आपको पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट को एनालिसिस करोगे और उसके बेसिस पर ही आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है आगे, कितना टाइम आपको कौन से सब्जेक्ट को देना है, किसमें आप लैग कर रहे हो, किसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, सिली मिस्टेक करने का स्कोप नहीं है क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा स्कैम या फिर बहुत टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे। ठीक है, सर्वर डाउन हो रहा था और उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे थे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपके कंट्रोल में नहीं थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी जो एग्जाम हो रहे हैं वो बिल्कुल फेयर हो। और सबसे अच्छी बात, मेंस एक ही दिन में होने वाला है तो इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन का पंगा नहीं होने वाला, ट्रांसपेरेंसी होगी, फेयर एग्जाम कंडक्ट होगा। जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो, उनको अच्छा से एनालाइज करो, अपने जो भी चीज हो उनको रिवाइज करो। जितने भी आप मॉक टेस्ट दोगे उनसे आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप जो मैंने सजेशन दिए हैं आप उनको जरूर इंप्लीमेंट करोगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेके जाओगे और अपना सिलेक्शन इंश्योर करोगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।